हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने में समय पे जाए 9667836333 इस पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसका पीडीएफ, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर उसकी पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारा लेसन नंबर 7 ट्रेड एंड वेलफेयर। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस बना चुका हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं टैरिफ के ऊपर। और उम्मीद है आपने अब तक की प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी और हर एक वीडियो को यानी कि हर एक सीरीज को आप टॉपिक वाइज ही देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट बिल्कुल सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं, किसी में डाउट ना बचे, क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट्स के ना चैप्टर के आने वाले कंसेप्ट भी यूज होते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और लेसन तो कभी बीच में से देखा ही मत करो। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो द केस ऑफ टैरिफ, हमें टैरिफ समझना है। और भाई कोई मेरी वीडियो को 2x में नहीं करेगा वरना कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई नॉर्मल स्पीड बोलने क्या है काफी तेज है, इसलिए बच्चे कमेंट भी करते हैं भाई थोड़ा धीरे धीरे बोला करो। अरे वो दिक्कत टेक्नोलॉजी है, उसका बेनिफिट उठाओ, नॉर्मल स्पीड पे देखा करो। पहले मैं वीडियो 10 मिनट की बनाता हूँ, तुमसे भी 5 मिनट देखना चाहते हो कि बिल्कुल 2x से भगा के देखोगे, इससे बढ़िया ये है आराम से नॉर्मल स्पीड चलने दो। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं टैरिफ होता क्या है। अब पहले कुछ केसेस समझते हैं इसके लिए। सपोज करो एक, मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ इंडिया का ही। अब इंडिया है, इंडिया के लोग थोड़े से गरीब हैं, थोड़े से नहीं, थोड़े से तो नहीं, मतलब 90% लोग जो है वो तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या फिर जो है वो बिल्कुल पुअर है। अब मान लो इंडिया की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, वो चीजों को क्या करता है यहाँ पे इंपोर्ट करता है। किससे? अपने वाहियात दोस्त चाइना से। क्यों? क्योंकि चाइना चीजें क्या होती हैं, चीप, बिल्कुल सस्ती। ठीक है, एक बार यूज करो नाली में देके मार दो। ठीक है, इतनी सस्ती होती है। तो भाई चाइना का वो हाल है। तो चाइना के गुड्स हम यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो जो है काफी चीप रेट पे अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। और मैंने आपको समझाया था कि कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री का सामान जब यूज करती है जब उसे अपनी कंट्री में वो चीज महंगी मिले और पड़ोसी देश में क्या मिले, सस्ती मिले। लेकिन अब इससे नुकसान होता है इंडिया को। अब इंडिया को नुकसान क्या होगा? हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें स्वदेशी चीजें यूज करनी चाहिए, कि खुद का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो अगर इंडिया चाइना का प्रोडक्ट यूज कर रही है तो पैसा कहां जा रहा है इंडिया का? चाइना के पास। अब उसे हो गया रहा है जो इंडिया के डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं। कौन से बिजनेसेस? डोमेस्टिक बिजनेस। ये क्या हो रहे हैं? एक तरह से बंद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब जब डोमेस्टिक बिजनेस बंद क्यों होंगे? क्योंकि भाई आप उनके प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे। अब जब आपके पास पैसा होते भी आप चाइना का प्रोडक्ट खरीदोगे, इंडिया का प्रोडक्ट लोगे ही नहीं, तो डोमेस्टिक बिजनेस पे दिक्कत आएगी। अब डोमेस्टिक बिजनेस पे दिक्कत आएगी तो होगा क्या? वो बिजनेस बंद होंगे। बिजनेस बंद होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं वो हमें देखने को मिलता है। किस वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि हम अपनी जो चीज को है, अपने प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये नुकसान झेलने को मिलता है। यानी कि डोमेस्टिक बिजनेस पे खतरा बन चुका है ये चीज। मतलब ग्लोबलाइजेशन अच्छी तो है पर इस मामले में बहुत ही घटिया है, बर्बाद हो जाएंगे हम। क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्री की सारी चीजें खरीदेंगे तो यानी कि हमारे पास जो भी पैसा है वो सब कहां जा रहा है? फॉरेन कंट्री में जा रहा है, हमारे पास कुछ बच ही नहीं रहा। तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट रोल में आती है। अब गवर्नमेंट बात क्या कर सकती है ऐसे मामले में? गवर्नमेंट एक चीज बोलते हैं टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या है कि टैक्स लगा देती है गवर्नमेंट। अब टैक्स कैसे लगाएगी वो समझते हैं। आपने कभी देखा होगा, आप अगर एप्पल का फोन इंडिया में बाय करो, आप वही एप्पल का फोन दुबई में जाके लेके आओ, आपको काफी चीप रेट पे अवेलेबल मिलेगा। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि एप्पल का फोन होता ही चीप रेट पे है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब उसे इंडिया के लोग खरीदेंगे तो इंडिया के लोग खुद की चीज का डिमांड तो कर नहीं रहे, किसी फॉरेन कंट्री की चीज का डिमांड कर रहे हैं। तो इसके चक्कर में होता क्या है, जो गवर्नमेंट है उस पर टैक्स लगा देती है, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो बहुत सी ड्यूटी लगा देती है जिसकी वजह से होता क्या है, उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। अब प्राइस बढ़ गया, अब खरीद लो ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि अब वो चीज पहले ही महंगी थी, अब वो और कॉस्टली हो गई। सपोज करो, कोई एग्जांपल देता हूं। मान लो ये मार्कर, ये इतना तगड़ा मार्कर है, इसको मान लो मैं अमेरिका से खरीद के ले गया। ठीक है, अमेरिका में ये अवेलेबल है, मान लो सपोज करो कितने में, 50 रुपए में, 50 नहीं 10 रुपए में अवेलेबल है, क्योंकि वरना हम लेंगे क्यों वहां से। ठीक है, और इंडिया में अवेलेबल है 20 रुपए में। अब लोग खुश हो गए, कह रहे हैं नहीं हम ये मार्कर भाई इंडिया में ही लेंगे, इंडिया में तो काफी महंगा पड़ रहा है, यहाँ तो 10 रुपए का एक मार्कर पड़ता है, अमेरिका से लेंगे हम ये मार्कर या फिर चाइना से लेंगे। गवर्नमेंट क्या बोली? गवर्नमेंट बोली ले लो मार्कर। गवर्नमेंट बोली 10 रुपए का मार्कर है, 15 रुपए टैक्स लगेगा, 15 रुपए टैरिफ लगेगा। अब ले लो ना भाई, 25 रुपए का मार्कर हो गया। अब ये अभी से मैं इंडिया में ले लूं, मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के उसका प्राइस डबल से भी फालतू कर दिया। अब तो आप क्या करोगे, आप खुद की चीज को बाय करोगे, यानी कि अब आप वो मार्कर लोगे जो क्या किसमें अवेलेबल है, 20 रुपए में अवेलेबल है। तो यही चीज गवर्नमेंट करती है टैरिफ के साथ, इसी को बोलते हैं टैरिफ। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, समझा दिया है मैंने, डेफिनेशन पढ़ दिया है। तो टैरिफ का मतलब क्या है? इट इज अ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ये क्या है?
ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन कि हम तुम्हें ट्रेड नहीं करने देंगे, हम तुम्हें अपना डोमेस्टिक बिजनेस बर्बाद नहीं करने देंगे, हमें भी तो खाना पीना खाना है। कब तक हम चाइना पर जिंदा रहेंगे? जैसे देखो मैं चाइना को बैन भी किया क्योंकि उस समय लड़ाई चल रही थी। ये तो ना मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं थोड़ा हिस्ट्री में चला जाऊंगा, वरना चाइना से हमारी रिलेशन ना वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे अच्छे थे, जो वो कहते थे भारत चीनी भाई भाई, ठीक है, वो सारा भाई भाई भाईचारा निकल गया हमारा, क्योंकि हर जगह वो हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और हम यहाँ भाईचारा निभाते रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। तो टैरिफ में क्या होता है? इट इज ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। ये होता क्या है? ट्रेड रेस्ट्रिक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। किस फॉर्म में? टैक्स की फॉर्म में, विच इज इम्पोज टू इंपोर्टेड गुड्स, जो किस पे लगाया जाता है? इंपोर्टेड गुड्स पे। यानी कि अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करना था तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो टैक्स की वजह से चीज महंगी हो जाएगी तो लोग इंपोर्ट करना फिर पसंद नहीं करते। अब इसमें आगे क्या लिखा है? डेड वेट लॉस फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड, ठीक है, जिसमें बोलते हैं एरिया डी। एरिया डी कौन सा हमारा? ये वाला एरिया डी। डायग्राम में देखना हर एक चीज को। देखो डेड वेट लॉस क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पर मैं पहले समझाता हूं ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। एक बार हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर डिमांड मार्केट में ज्यादा है सप्लाई से, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, और अगर सप्लाई, ठीक है, ज्यादा है डिमांड से, वो भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी भी प्रोड्यूसर ने डिमांड को ओवर एस्टिमेट कर लिया, मतलब सोचता है कि अब डिमांड बढ़ने वाली है, और एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, भाई का वहम था वो कि डिमांड बढ़ने वाली है, और भाई ने प्रोडक्शन कर दी, ओवर प्रोडक्शन हो गई। आप लोगों को पता है कि दो तरीके से लॉस होता है। एक तो आप मार्केट की डिमांड को फुलफिल ना कर पाओ, तब भी कंपनी का लॉस होगा, क्योंकि कंपनी ने गैप छोड़ दिया, लूप होल छोड़ दिए। मैं फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी कंपनी की मोनोपोली है लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो कोई ना कोई मार्केट में नया बंदा आएगा, वो उस डिमांड को फुलफिल करेगा और मार्केट में अपनी जगह बनाएगा। और एक लॉस कब होता है? जब ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, कि सप्लाई मतलब अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दी है, अब होगा क्या? तो प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, तो एक सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से होगा क्या? मार्केट में चीजों की सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड उतनी है नहीं, तो अब वो कुछ ना कुछ स्टॉक जो है वो बच जाएगा, वो सेल ही नहीं होगा कभी भी। और अनसोल्ड स्टॉक भी लॉस के बराबर ही लॉस के बराबर होता है कंपनीज के लिए, ये चीज भी ध्यान रखना। तो विद द इंपोजिशन ऑफ टैरिफ, जब टैरिफ का क्या हुआ? इंपोजिशन हुआ, द डोमेस्टिक प्राइस राइजेस, तो क्या हुआ? क्या डोमेस्टिक प्राइस क्या हुआ? राइज कर गई, यानी प्राइस बढ़ गई। मैंने को समझाया था टैरिफ का मतलब क्या होता है? प्राइस को बढ़ा देना, ताकि हम लोग फॉरेन कंट्री की चीजों का डिमांड बंद कर दें। तो प्राइस राइजेस अबव द वर्ल्ड प्राइस, और किसके बढ़ जाता है? वर्ल्ड प्राइस से भी ऊपर पहुंच जाता है, मतलब वर्ल्ड लेवल प्राइस लेवल कम चल रहा है, लेकिन अब वर्ल्ड प्राइस कम चल रहा है, लेकिन डिमांड जो है अब चीज फिर भी हो रही थी, क्योंकि इस पे डिमांड हो रही थी, तो गवर्नमेंट टैरिफ लगाया, प्राइस और बढ़ गई, यानी कि अब जो है प्राइस लेवल वो वर्ल्ड प्राइस लेवल से भी ऊपर हो गए हैं। तो विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द डोमेस्टिक सप्लायर्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द व्हीट फ्रॉम OQ3 टू OQ4। मैंने अभी सिर्फ व्हीट का एग्जांपल लिया है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा कंपटीशन कम करने के लिए किया जाता है। अब मान लो टैरिफ को बढ़ा तो दिया, अब जब टैरिफ बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ चुके हैं इकोनॉमी के अंदर, और जब इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाएंगे तो एक सिंपल सी बात है, लोग जो है वो बाहर की कंट्री से चीजों को डिमांड नहीं करेंगे। सपोज करो चाइना के लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो इंडिया से चीप रेट पे अवेलेबल है। अगर चाइना के प्रोडक्ट भी सेम लेवल में महंगे हो जाए तो कोई उसकी डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे? एक तो चीप क्वालिटी, ठीक है, और ऊपर से तुम सेम प्राइस में दोगे, अरे रहने दो भाई, अपने पास रखो अपनी चीज, ठीक है। तो वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा चाइना के साथ हमारा। तो इससे बेनिफिट किसको मिलता है? डोमेस्टिक सप्लायर को, मतलब खुद की कंट्री में जो बिजनेस चल रहे हैं, सिर्फ वो अब क्या कर पाएंगे? मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी OQ3 से OQ4, जो दिख भी रहा है, सप्लाई यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसके बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे? डेड वेट लॉस फ्रॉम अंडर कंजप्शन। अब अंडर कंजप्शन में डेड वेट लॉस क्या होता है वो समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एरिया एफ। अब एरिया एफ समझते हैं, यानी कि एरिया एफ हमारा ये वाला एरिया। अब डी समझ लिया था हमने, अब यहाँ पे एफ समझ लेते हैं, अंडर कंजप्शन। द इंक्रीज इन प्राइस आफ्टर टैरिफ इंकरेज। अब देखो हमने तो ये बात तो समझ ली कि जब प्राइस को इंक्रीज किया गया वर्ल्ड प्राइस लेवल से, तो प्रोड्यूसर राजी हो गए, क्योंकि ध्यान रखना अगर एक जना खुश हो रहा है दूसरा जना पक्का दुखी होगा। प्रोड्यूसर खुश हो गया ना, प्रोड्यूसर खुश क्यों हो गया? क्योंकि भाई प्राइस बढ़ गई, अब उसको प्रॉफिट वाल तो मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? जब प्राइस बढ़ेगा तो भाई कंज्यूमर तो दुखी हो जाएगा ना, उसकी इनकम तो लिमिटेड ही है, अब वो डिमांड क्या कर देगा? कम कर देगा। भाई माइक तो ऑन है ना, माइक ऑन है, ठीक है। तो द प्राइस द इंक्रीज इन प्राइस आफ्टर टैरिफ इंकरेज द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स टू रिड्यूस द डिमांड फॉर व्हीट। अब देखो क्या हो गया? उन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दिया किसी चीज को? डिमांड को, विच फॉल्स फ्रॉम OQ1 टू OQ2, जिसकी हुआ क्या? जो डिमांड है वो OQ1 से कहां तक आ गई? OQ2 पे, और ये बच गया हमारा बीच में गैप।
ये बच गया हमारा बीच में गैप। ठीक है, मतलब पहले क्या हो रहा था, पहले Q3 क्वांटिटी सप्लाई की जा रही थी, बाद में बढ़ाई Q4 करी, क्यों? क्योंकि टैरिफ लगाया गया था। पहले डिमांड हो रही थी Q1, अब डिमांड क्या हो गई Q2, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। प्राइस बढ़ने से सप्लाई तो बढ़ाई गई पर डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब समझते हैं यहां पे टैरिफ इंपोज्ड बाय एन इंपोर्टिंग कंट्रीज। अब टैरिफ जो है वो कैसे इंपोज होता है हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज में, वो समझते हैं, उससे कैसे कैसे बेनिफिट मिलता है वो समझते हैं। बस हमें ग्राफ पढ़ना है, हमें और कुछ नहीं करना। आपको समझा देता हूं, वर्ल्ड प्राइस लेवल ये है, ये कांस्टेंट प्राइस लेवल है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझा भी देता हूं, जो ये छोटी मोटी फॉर्म्स होती है ना, अब हर एक कंट्री की फॉर्म जो है, चाहे वो कंट्री इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में क्या ही कंपनी है, टूची मोची कंपनीज है, खाने के लिए तो आटा नहीं उनके पास। मैं अब बात कर रहा हूँ यहाँ पे चाइना के पास, ठीक है, यूएस के पास जो कंपनीज है वो वर्ल्ड लेवल के छोटी छोटी कंपनीज है। छोटी कंपनी यानी कि, क्योंकि अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल बिजनेस को देखूं तो बाकी सारी कंट्री क्या है, छोटा मोटा पार्ट प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो जो ऑल ओवर इकोनॉमी है ना, तो हम यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड प्राइस की। तो वर्ल्ड प्राइस जो है ना वो गिवन होता है सारी डिमांड फोर्स के हिसाब, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो जो बाकी फॉर्म्स है वो सब क्या होते हैं, प्राइस टेकर, यानी कि छोटी मोटी फॉर्म्स क्या होते हैं, प्राइस टेकर। और प्राइस बनाता कौन है, बड़ी बड़ी फॉर्म्स। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री में ले लो, आप किसी भी जगह ले लो, जहां पे जो बड़े बिजनेस हैं वो तो प्राइस को बढ़ाते हैं और बाकी जने उस प्राइस को क्या करते हैं, सिर्फ फॉलो करते हैं। अब यहां पे समझो, तो यही बात यहां पे है। अब ये हमारा क्या था, वर्ल्ड प्राइस लेवल, प्राइस को बढ़ाया। प्राइस को कैसे बढ़ाया, टैरिफ को लगा के। टैरिफ लगाया गया, टैरिफ लगाया इसलिए गया था ताकि इंपोर्ट पे क्या लगे, टैक्स लगे और लोग इंपोर्ट कम से कम करे, तो प्राइस को बढ़ा दिया गया। अब समझते हैं यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ कंज्यूमर का, क्या नुकसान हुआ प्रोड्यूसर का। पहले समझते हैं कंज्यूमर का सरप्लस यहाँ पे है, यानी कंज्यूमर को बेनिफिट कहां पे हुआ था। अब प्राइस मान लो ये है, जब तक प्राइस नीचे रहे कंज्यूमर की मौज ही मौज है। ठीक है, तो हमारा कंज्यूमर की जो मौज है वो कहां से लेकर आता है, देखो प्राइस ये रहा, ये था वर्ल्ड प्राइस। अब इसके ऊपर कंज्यूमर पूरे मजे ले रहा था, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, कंज्यूमर की मौज ही मौज चले। देखो ये ए बी सी डी ई एफ, भाई सब कंज्यूमर सरप्लस में है। कह रहा वर्ल्ड प्राइस से नीचे नीचे हमें चीजें मिल रही है, हम तो पूरी तरीके से सरप्लस में है, पूरी तरीके से फायदे में है बेचारा। लेकिन प्रोड्यूसर कहां पे सरप्लस में है, सिर्फ सी पॉइंट भाई यहाँ पे, क्योंकि उसकी सप्लाई से ऊपर क्या है, सिर्फ ये चीज है। मतलब ये था वर्ल्ड प्राइस, उसके ऊपर सिर्फ वो यहाँ पे सरप्लस में है, इसके अलावा कहीं पे सरप्लस है ही नहीं वो। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट रिवेन्यू। अब गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या पार्ट है वो समझते हैं। अब एक सिंपल सी बात है भाई, गवर्नमेंट ने लगाया टैरिफ। अब टैरिफ लगाया क्या, सामाजिक कल्याण के लिए नहीं, खुद के कल्याण के लिए। पैसा कहां से आएगा, टैरिफ से। अब तुम्हें पता है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फायदा किससे होता है, टैक्स रिवेन्यू से। टैरिफ का मतलब ही क्या था, टैक्स लगाना। टैक्स लगाए तो क्या होगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट का पैसा आएगा। 18% CGST, 18% SGST, 18% IGST पढ़ोगे तुम लोग टैक्स। जिनको नहीं पता ना ये GST क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, वरना समझ फट जाएगी दिमाग की। गूगल में सर्च करना GST क्या होता है। तो मैं क्या बात कर रहा था, तो प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में सी पॉइंट पे। गवर्नमेंट का रिवेन्यू यहाँ पे क्या है, नील। गवर्नमेंट रिवेन्यू नील क्यों है, क्योंकि टैक्स तो लग ही नहीं रहा, टैक्स तो यहाँ पे लग ही नहीं, तो गवर्नमेंट की इनकम क्या है, जीरो। गवर्नमेंट बोली अच्छा तुम अकेले अकेले प्रॉफिट कमाओगे, हम नहीं कमाएंगे। और ये हमारा देखो, ये हमारा टोटल सरप्लस है ABCDEFG। अब आई गवर्नमेंट रोल में, आफ्टर टैरिफ की बात करते हैं। गवर्नमेंट बोली तुमने बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, अब हमें भी चाहिए हिस्सा हमारा। ठीक है, हमारे बच्चे भी तो मर्सिडीज में विदेशों में पढ़ेंगे, ठीक है, हम भी तो मंत्री हैं, यूं ही मंत्री बन गए हम, इतने चप्पल जूते खाए हमने, इतनी गाड़ी सुनी है मंत्री बनने के लिए, उसके बाद हम भी तो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आफ्टर टैरिफ, क्योंकि अब आफ्टर टैरिफ के बाद क्या हुआ, बेचारा टैरिफ हो गया, तो टैरिफ लगाने के बाद प्राइस बढ़ गए। अब प्राइस बढ़ गए, अब प्राइस की बढ़ने की वजह से होगा क्या, कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने की वजह से जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो यानी कि जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो कम हो जाएगा, ए और बी रह गया सिर्फ। और देखो प्राइस बढ़ा के ये कर दिए, जैसी प्राइस इस लाइन से इस लाइन पे है ना, प्रोड्यूसर नाराज हो गया, कह रहा है मेरे 4 पॉइंट चले गए, CDEF सब गायब, क्या बचा प्रॉफिट का, सिर्फ सरप्लस का ए और बी हिस्सा बच गया। और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं तो वो कितना रह गया, आप देखो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गया है अब, क्योंकि अब प्राइस क्या हो गया हमारा ये बड़ा, तो अब प्रोड्यूसर यहां भी सरप्लस में है और यहां भी सरप्लस में, तो सी और जी ये हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। क्योंकि प्राइस बढ़ने से बेनिफिट किसको मिल रहा है, डिस्कस किया था मैंने, किसको, प्रोड्यूसर को, और दिक्कत किसको होती है, कंज्यूमर को। गवर्नमेंट की इनकम भी आ गई, गवर्नमेंट बोल रहा है अब गवर्नमेंट भी राजी, मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे मर्सिडीज में, और मर्सिडीज में कहां पढ़ेंगे, मतलब विदेशों में पढ़ेंगे, मर्सिडीज में घुमा करेंगे, ये बोलना चाहता था मैं। ठीक है, और टोटल सरप्लस कितना आया, AB प्लस CG प्लस में E, वो मैंने मालिक दिया। इसके बाद चेंज देखो, चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालना मैं हमेशा पता नहीं कितनी वीडियो से बताता आ रहा हूं, मैंने वहां से शुरू किया था इलास्टिसिटी से पढ़ाना कि चेंज कैसे निकालते हैं। भाई चेंज का मतलब है चेंज कितने का हुआ। अब सपोज करो तुम्हारी पॉकेट मनी है 5 रुपए, तुम 5 रुपए का क्रैक्स खाते हो, ठीक है, अब तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ के हो गई 10 रुपए, तो कितने का चेंज आया, डबल हो गई है, 5 से बढ़ गई।
है ना, राजी हो जाओ, डबल हो गया, वैसे 10 रुपए हुए पर डबल हो गया, ठीक है। तो चेंज देखो, चेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा नई वाली चीज में से पुरानी वाली चीज को माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखो आफ्टर टैरिफ इसमें से ये चीज माइनस करूंगा तो ए बी में से ये चीज माइनस करूंगा तो ए और बी कट के मर जाएंगे, ये सब बच जाएंगे हमारे, वो भी माइनस के, तो देखो माइनस के सारे बच गए। ऐसे यहाँ पे चीजें निकालना है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, सी है सी खत्म, ये क्या कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, यहाँ आफ्टर टैरिफ यहाँ पे सी और जी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे जी लिख लेना भाई, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है, जी आएगा यहाँ पे, वो गलती से लिख दिया होगा। यहाँ पे ई और ये निल, अब बात है निल कैसे माइनस करूंगा, अरे भाई यू मत लिख देना ई माइनस निल, पता नहीं कहाँ के पढ़े लिखे होंगे जो ये लिखेंगे, ई माइनस निल का मतलब है जीरो, ई में जीरो गया, ई आएगा। और यहाँ पे जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी से सी खत्म, ई से ई खत्म और जी से जी खत्म, क्या बच गया डी और एफ। तो डी और एफ हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, तो माइनस से मतलब जाएगा नेगेटिव कर देगा, तो माइनस डी और एफ। तो ये हो गया हमारा। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि इसमें से ये घटाया तब हमारे पास ये आया, इसमें से ये इसमें ये जोड़ा तब हमारे पास ये आया, इसमें ये जोड़ा तब हमारे पास ये आया, और इसमें ये जोड़ा तब हमारे, और इसमें ये घटाया तब हमारे पास ये आया। ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को। तो ये हमारी कंप्लीट टेबल थी, मैंने आपको समझा दी अच्छे तरीके से, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, समझने में ध्यान देना, वो मजाक मस्ती में थोड़ा बहुत आप लोग ये मनोरंजन के लिए करता रहता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी कंसेप्ट्स के बारे में। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे जाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।